नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रास्य। हमने ज्यामिति की शुरुआत करी थी और ज्यामिति का एक लेक्चर हमने देख लिया था। क्लास में जाने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए सूचना है कि आप एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते का मतलब है कि 200 रुपये के आसपास में, 250 रुपये के आसपास में आपका कंप्लीट मैथ का कोर्स उपलब्ध है, जहां पर बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ को सिखाया गया। अगर आप डाउनलोड ना करके इसको परचेस नहीं करना चाहते हैं और यूट्यूब पर फ्री पढ़ना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप एड जो आते हैं उसको मैनेज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिएगा क्लास की शुरुआत करें। हाँ, हमने ज्यामिति की शुरुआत करी थी और ज्यामिति में हमने बात करी थी कि हमें क्या क्या पढ़ना है ज्यामिति के अंतर्गत, है ना। ज्यामिति के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, तो रेखा, कोण और उसके प्रकार, समतली आकृति यानी कि आयत, वर्ग, वृत्त, चतुर्भुज, इसके बाद में त्रिभुजों की सर्वांग समता, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है। स्पर्श रेखाएं, ये सारी बातें पढ़नी है। और इसमें हमने अब तक देख लिया था उसके बाद में कि बिंदु की रेखा एवं कोण में हमने शुरुआत करी थी और ये पता किया था कि बिंदु क्या होता है ना। तो बिंदु की एक सिंपल सी परिभाषा है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, नगण्य यानी कि न के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिंदु कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका रेखाखंड था, दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ जो होता है वो रेखाखंड कहलाता है। उसके बाद में हमने किरण की बात करी थी। किरण रेखाखंड की एक सिरे को कहां तक बढ़ा दे, अनंत तक बढ़ा दे तो किरण। उसके बाद में हमने रेखा की बात करी थी। उसके बाद में हमने किसकी बात करी थी, रेखा की बात करी थी। ठीक है। और उसके आगे हमने कुछ एक दो क्वेश्चन देखे थे, वह रेखाओं के प्रकार, सरल रेखा और वक्र रेखा। फिर सरल रेखाओं के आधार पर रेखाओं के प्रकार जो है वो हमने बात करी थी, समांतर रेखा, और दूसरा हमने देखा था लंबवत रेखा। ठीक है, दो टाइप की रेखा हमने देख ली थी। अब आज की क्लास की शुरुआत करें और देखें तो यहां से हमारे पास में तीसरी जो रेखाएं हो जाएगी वो हो जाएगी संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। ठीक है। संगामी रेखाओं का क्या मतलब हुआ कि ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर, ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर मिलती है, मतलब बहुत सारी रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलेगी तो उसको बोलेंगे संगामी। संगामी का मतलब होता है कि संगम, मिलना। तो क्या बोलेंगे, बोलो, कि ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे कहेंगे संगामी रेखाएं। तो बहुत सारी रेखाएं यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, हम परिभाषा लिखेंगे 3 या 3 से अधिक रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो रेखाएं किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलती है तो संगामी रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, बोलो, संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं, जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया, जैसे ये कोई बिंदु है और यहाँ से अलग अलग रेखाएं मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग रेखाएं यहाँ पर अगर मिल रही है जिसको हम लोग बोलेंगे संगामी रेखा। क्या बोलेंगे, संगामी। और ये बिंदु जो होगा वो आपका संगमन बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, संगमन बिंदु होगा। ठीक है, ये आपके पास में संगामी रेखाएं कहलाती है। चलिए, तो इसको हम लोग कहेंगे संगामी रेखाएं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाती है। इसको बिंदु O कह दें, ये आपके पास में P, Q,
RST, ये सब के सब क्या है आपके पास में, है ना, OP, OQ, OR, OS, है ना, ये सब के सब क्या है आपकी संगामी रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो क्लियर हो गया, संगामी रेखाएं, 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलेगी तो वो संगामी रेखाएं कहलाएगी। अगली बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो इसको सीधा करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अगला होता है आपके पास में प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है कि वो रेखाएं जो किसी मतलब एक बिंदु पर आपस में कटती है, दो रेखाएं, है ना, दो से ज्यादा नहीं नहीं, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा तो क्या होती है फिर आपके पास में दो से ज्यादा रेखाएं हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा आपका संगामी रेखा है। लेकिन केवल दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम लोग कहेंगे दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, दोनों रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गया परिभाषा इसकी। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों रेखा आपस में क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। चलो, दोनों रेखा आपस में क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। जैसे बात करें कि एक रेखा इधर और एक रेखा इधर, ठीक है, इसको हमने कह दिया भाई PQ और इसको कह दिया हमने RS। ये कहाँ मिल रही है, बिंदु O पर मिल रही है। तो PQ और RS बिंदु O पर मिल रही है तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, प्रतिच्छेदी। और ये आपके पास में प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। क्लियर है। तो क्या कहेंगे हम लोग, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये जहां पर मिलेगी प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ये अभी हमने 2-3 बातें देख ली। तो समांतर रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी, संगामी और प्रतिच्छेदी। एक होता है आपके पास में तिर्यक रेखा। ठीक है, एक क्या होता है, तिर्यक रेखा। वो भी परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए, तिर्यक रेखा। चलिएगा, हाँ, अगले की बात कर ले हम लोग। तिर्यक रेखा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को या कोई भी दो रेखाओं को, है ना, किसी भी प्रकार की दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो जो काटने वाली रेखा है वो कहलाएगी आपकी तिर्यक। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी, दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो
कोई अन्य रेखा काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, कोई रेखा काटती तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक, अब इसका हाँ, दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कोई रेखा काटती तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा। तो अब जरूरी नहीं कि ये तिरछी ही हो। ठीक है, मान लो दो रेखाएं ऐसे हैं और इनको एक रेखा ने काट दी तो ये रेखा आपके लिए क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। कौन सी वाली? एल रेखा। ठीक है, अगर दो रेखा समांतर भी है, दो रेखा समांतर है और इनको एक रेखा ने काट दिया, इनको एक रेखा ने काट दिया तो ये आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को किसी अन्य रेखा ने काट दिया, इन दोनों को किसी अन्य रेखा ने काट दिया तो ये क्या हो गया आपके पास में? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि दोनों समांतर हो भी, बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सब में ये जो रेखा है इसको काटने वाली है वो तिर्यक रेखा ही है। इसको अपन सीधा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे, ये आपके पास में एल, एम और एन, तो ये तीनों क्या है? आपका तिर्यक रेखा, यानी कि 90 डिग्री हो भी सकती है, 90 डिग्री नहीं भी हो सकती है। तो तिर्यक रेखा के लिए कंसेप्ट क्लियर है कि दो या दो से ज्यादा रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा कहलाने वाली है। क्लियर है? तो ये रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार हो गए। ठीक है, रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर रेखाओं के प्रकार हो गए हैं। चलिएगा, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग थोड़ा। अगला पॉइंट आता है आपके पास में कोण। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिएगा कोण यानी कि एंगल। कोण यानी कि एंगल। ठीक है, तो पहला सवाल मन में आना चाहिए कि भाई कोण क्या होता है? कोण क्या होता है? कोण की परिभाषा क्या है? एक सिंपल सी बात है, ध्यान देखना इधर। हम कोण को हम लोग जैसे मान लो ये पेन यहाँ पर है तो शुरुआत में पेन यहाँ पर पड़ा था और इस पेन को यहाँ से मैं घुमा करके यहाँ तक लेके जाऊँ, यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ तक थी तो ये मैंने यहाँ से एक घुमाया है, इस पेन को क्या किया है? मैंने यहाँ पर घुमाया है, ये ऐसे घुमाया है। ये जो घुमाव होता है, ये जो घुमाव है वही आपका कोण है। जो घुमाव है वही क्या है? कोण है। क्लियर है? जो घुमाव होता है उसी को कोण कहते हैं। तो ये जो रेखा थी वो आपकी प्रारंभिक रेखा थी। ये कौन सी रेखा थी? प्रारंभिक रेखा, है ना, नीचे वाली ये प्रारंभिक रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? प्रारंभिक। और ये आपके पास में अंतिम रेखा है, अंतिम रेखा। तो हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो घुमाव है, शुरुआत की लाइन और एंड की लाइन के बीच का जो टर्न है, घुमाव है, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलो, कोण। ठीक है, तो परिभाषा हो जाएगी प्रारंभिक रेखा एवं प्रारंभिक रेखा एवं अंतिम रेखा के मध्य, प्रारंभिक रेखा एवं अंतिम रेखा के मध्य के घुमाव को, मध्य के घुमाव को, प्रारंभिक रेखा एवं अंतिम रेखा के मध्य के घुमाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के मध्य के जो घुमाव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण।
या एक और परिभाषा हो सकती है। एक और परिभाषा क्या होती है कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के मध्य के घुमाव, है ना। एक और परिभाषा क्या हो सकती है, एक बिंदु से निकलने वाले, एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के मध्य के घुमाव को, मध्य का घुमाव, ठीक है। एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के मध्य का घुमाव क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा ध्यान में रखनी, कोण किसे कहते हैं। तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के मध्य के घुमाव को कोण कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहेंगे कि एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के मध्य का घुमाव क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये आपकी परिभाषाएं हो गई है, ठीक है। तो कोण का मतलब क्या हो गया, एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के मध्य का जो घुमाव है वही आपका क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो कोण क्या होता है ये हम लोग क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, मतलब कोण कितने प्रकार के होते हैं। मेनली कोण दो टाइप के होते हैं, एक तो मापन के आधार पर और रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर। तो अगला हेडिंग आपके पास में हो जाएगा कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार में आपके दो टाइप से ही रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, एक तो हो गया मापन के आधार पर, एक किसके आधार पर, मापन के आधार पर, हम जो मापते हैं उसके आधार पर, मापन के आधार पर। और दूसरा हो जाता है आपका रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर, रेखाओं के मिलने, रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर, ठीक है। तो रेखाओं को मापते किससे हैं, तो वही हम लोग चांदे से मेजर करते हैं। तो उसके आधार पर तो आपके पास में मापन के आधार पर एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा न्यून कोण, क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यून कोण। फिर एक पढ़ना पड़ेगा आपको न्यून कोण के बाद में समकोण, समकोण के बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा अधिक कोण, समकोण के बाद में अधिक कोण। उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा सरल कोण, उसके बाद में आपको वृहद कोण, और उसके बाद में आपको पूर्ण कोण, ठीक है, पूर्ण कोण। तो ये हमको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर कि कोणों के प्रकार, मतलब मापने के आधार पर ये पढ़ने पड़ेंगे। अब भाई अगर लाइन कट रही है, मिल रही है, तो उससे कौन कौन से कोण बन जाएंगे। तो एक तो आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण पढ़ना पड़ेगा हमको यहाँ पर, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसके बाद में आपको संगत कोण पढ़ना पड़ेगा, संगत कोण। इसके बाद में आसन्न कोण, ठीक है, और अंतः कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, ठीक है। और कोई कोण होगा तो और भी हम लोग देख लेंगे। तो ये आपके पास में कोणों के प्रकार। देखो, मापने के आधार पर तो हमारे पास में निश्चित है कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहद कोण और
पूर्ण कोण। ठीक है, यहाँ पर आपके पास शीर्षक भूमिक, एकांतर, संगत और अंतःकोण, इसके बाद में भी होते हैं रैखिक कोण युग्म। ठीक है, और अगर हम देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा? रैखिक कोण युग्म, पूरक कोण, पूरक कोण, और इसके बाद में संपूरक कोण, ठीक है, हो सकते हैं इससे बहुत सारे और भी हो सकते हैं, बस जो जो नाम ध्यान में अभी आ रहे हैं, बाकी और भी लिखवा देंगे आपको। तो ये आपके पास में इन सब कोणों के बारे में हमको पढ़ना है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, फिर हम लोग एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं आराम से। ठीक है, वन बाय वन सब चीजों को क्लियर करते हैं कि भाई कौन क्या क्या होने वाले हैं, है ना। ये कोणों के प्रकार हो गया मापन के आधार पर। चलिएगा, तो लिख लिया होगा आपने कोणों के प्रकार मापन के आधार पर। तो अब हम लोग मापन के आधार पर हम लोग हेडिंग लिख लिया होगा आपने। हाँ, तो पहला आता आपके पास में हम बात कर रहे हैं मापन के आधार पर। क्या बात कर रहे हैं कि मापन के आधार पर, मापन के आधार पर कोणों के प्रकार, मापन के आधार पर कोणों के प्रकार। ठीक है, और उसमें हमारा सबसे पहले आता है, पहला जो कोण आता है वो आता है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण क्या मतलब है न्यून कोण का? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, है ना। वह कोण हम तो लिखेंगे परिभाषा कि वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो, लेकिन वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? न्यून कोण, न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसका माप क्या होना चाहिए? 0 से तो ज्यादा लेकिन 90 से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्लियर है? चलिएगा, हाँ, न्यून कोण कहलाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो पहले एक बार चित्र देख लें, एक बार चित्र बना करके देख लें, फिर इसका एग्जाम्पल में सेट कर लेंगे। जैसे कि मान लो आपके पास में एक कोण हम ऐसा बना रहे हैं, ये, ठीक है। तो ये कोण हमारा बना दिया है, तो ये हम लोग इसको कहेंगे कोण, ये वाला जो घुमाव है वो न्यून है, तो इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब इस प्रकार से रहेगा तो न्यून कोण। तो क्या मतलब है इसका? जिसका माप 0 से अधिक हो लेकिन 90 से कम हो, तो 0 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए। न्यून कोण 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कम किससे होगा? तो कम होगा आपके पास में 90 डिग्री से कम होगा। तो ये याद रखना, ये बहुत बार ये आपको सीधा इसको पूछ लेगा, तो उस समय दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि इसको पढ़ेंगे कैसे। न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका न्यून कोण वाला काम कंप्लीट हो गया है। चलो, हाँ, ये आपके सामने
पहला जो हो गया कि न्यून कोणों के प्रकार, तो पहला होता है न्यून कोण। और इसमें उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात कर ले, अगर हम लोग चाहें कि भाई एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो 0 से अधिक कितना भी, यानी कि 0 पॉइंट, अगर आपने 1 डिग्री भी लिखा है तो ये भी एक न्यून कोण ही है ना। अगर आपने 1 डिग्री लिखा है तो भी न्यून कोण है, आपने 10 डिग्री लिखा है तो भी न्यून कोण है, आपने 50 डिग्री लिखा तब भी न्यून कोण है, आपका 78 डिग्री भी न्यून कोण है, और आपका 89.9 डिग्री भी न्यून कोण है। केवल 90 डिग्री जो है वो न्यून कोण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। भले पॉइंट में भी कम हो तो चलेगा, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए न्यून कोण के लिए, तभी आपको वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो उम्मीद है कि न्यून कोण आपके सामने क्लियर हो गया होगा, यानी कि लिखिएगा कि वह कोण जिसका माप क्या हो, 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन किससे कम हो? 90 डिग्री से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाता है। क्लियर है? और उसके साथ ही साथ उसके उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा, है ना। ये आपका मापन के आधार पर न्यून कोण हो गया। अगला होता है समकोण। ठीक है, इसका अगला जो होता है वो क्या होगा? समकोण होगा। हाँ, राइट एंगल या समकोण। समकोण कह दो या फिर इसको कह दो राइट एंगल। क्या कह दो? राइट एंगल। समकोण या राइट एंगल, यानी कि ऐसा कोण जिसका माप एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। बोलो क्या? ऐसा कोण जिसका माप क्या हो? बिल्कुल 90 डिग्री हो, वो समकोण कहलाएगा। तो हम लोग कहेंगे 90 डिग्री के माप के कोण को क्या बोलेंगे? कि 90 डिग्री के माप, 90 डिग्री के माप के कोण को समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री माप के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं, है ना। ऐसा कोण जिसका माप कितना हो? 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाएगा। ठीक है, चलो तो समकोण का चित्र बनाए तो एक लाइन इधर सीधी और एक लाइन ऐसे। ठीक है, ये आपके पास में 90 डिग्री बन गया। ये आपका क्या है? समकोण है। बोलो ये क्या है? समकोण है। क्लियर? ये क्या कहलाता है? आपका समकोण कहलाएगा। हाँ, 90 डिग्री माप का कोण जो है वो क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाता है। ठीक है, नब्बे डिग्री माप का जो कोण होता है वो क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में आपका आता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जिसका मान जो है वो 90 से तो ज्यादा होगा और 180 से कम होगा, तो वो कहलाता है आपका अधिक कोण। ठीक है, हाँ, तो अगली बात करें हम लोग अधिक कोण की बात कर लेते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ऐसा कोण जिसका मान जो है वो किससे ज्यादा हो? 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह कोण जिसका माप, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक
90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, लेकिन 180 डिग्री से कम हो। क्या कहलाएगा आपका? अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। क्लियर है? किससे अधिक होना चाहिए बोलो? 90 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम किससे होना चाहिए? 180 डिग्री से। ठीक है। हाँ, अगर इमेज की बात करें तो हम लोग इसको इससे कह सकते हैं अधिक कोण को कि 90 डिग्री से अधिक, तो 90 डिग्री से अधिक, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अधिक कोण को, तो अधिक कोण। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है अधिक कोण, और कम होगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर इमेज की बात करें तो इमेज किस प्रकार से बनेगा वो ध्यान से देखिएगा। इमेज इसका कैसा रहेगा? अगर चित्र की बात करें भाई, इसका चित्र हमको किस प्रकार से दिखाई देगा उसकी चर्चा करनी है, तो देखिएगा इसका चित्र आपको अधिक कोण का इस प्रकार से रहेगा। लाइन का ही प्रयोग कर लेते हैं ना। अरे यार, ये क्या चीज है? हाथ से करना बेहतर है। हाँ, तो ये जो कोण रहेगा वो आपका अधिक कोण रहेगा। क्या रहेगा? अधिक कोण रहेगा। तो उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे बताओ? एग्जाम्पल है ना। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो 90.1 डिग्री भी आपका अधिक कोण ही कहलाएगा। 99 डिग्री भी अधिक कोण है ना। 172 डिग्री भी अधिक कोण है। 181 डिग्री ये अधिक कोण नहीं होगा। ठीक है, मतलब 180 से कम, 90 से ज्यादा, एक पॉइंट में एक भी हो गया तो भी चलेगा, और पॉइंट में एक भी कम रहेगा तो भी चलेगा। तो ये आपका अधिक कोण का उदाहरण थे। ठीक है, लिख लें इसको। हाँ, क्लियर है? ऐसे कोण जिसका माप क्या हो बोलो? 90 से अधिक और 180 से कम, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करें अधिक कोण के बाद में, तो सरल कोण या ऋजु कोण। अगला आता है आपका सरल कोण या ऋजु कोण। हाँ, अगला जो होता है वो सरल कोण कह दो, या इसी को कह दो ऋजु कोण। ऋजु कोण, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल, है ना। बिल्कुल सीधा या प्लेन में एंगल जो होता है, तो हम क्या कहेंगे? इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री माप का कोण, 180 डिग्री माप का कोण, 180 डिग्री माप का कोण सरल कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? सरल कोण कहलाता है। ठीक है, 180 डिग्री माप का कोण क्या कहलाता है? आपका सरल कोण कहलाता है। अगर हम लोग डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम जो है वो इस प्रकार से, एक एरो इस साइड रहेगा और पूरा घूम करके इधर आ जाएगा। तो ये जो कोण रहेगा वो आपका 180 डिग्री का रहेगा। वो लोग कितना रहेगा? 180 डिग्री का। तो परिभाषा सिंपल सी है कि जो कोण 180 डिग्री का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। कौन से कोण को? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सरल या ऋजु कोण के लिए।
क्लियर है? चलो, तो सरल या ऋजु कोण हो गया। अब आगे अगला जो होता है आपके पास में वो होता है वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, है ना, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, हाँ, अगला होता है आपका वृहत कोण या फिर इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। और इसकी परिभाषा हो जाएगी रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्स IVE, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल है ना। प्रतिवर्ती कोण का मतलब जैसे कि पूरा घूम करके, तो हम लोग एक माप कहेंगे। माप क्या होगा? तो 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कोण मतलब कम। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वह कोण जिसका माप क्या हो 190 डिग्री से अधिक हो जाए। ठीक है, सॉरी 180 डिग्री से अधिक हो जाए। 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक तथा वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम हो, वृहत कोण कहलाता है। वृहत या प्रतिवर्ती, वृहत कोण या प्रतिवर्ती, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, या तो वृहत कहलाएगा या फिर हम लोग क्या कहेंगे उसको? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। क्लियर है? तो वृहत या प्रतिवर्ती कोण के लिए आपके पास में ये एग्जांपल होगा। हाँ, चलो इसको यहीं रख देते हैं। चलो, अब हम बात करें इसका डायग्राम की बात करें कि भाई डायग्राम किस प्रकार से हो सकता है। तो उसकी बात करें तो भाई ऐसा कोण जिसका माप 180 से अधिक हो, 360 से कम हो, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसका अगर हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो आपके पास में वृहत कोण जो होता है वो किससे ज्यादा होता है? तो हम कहेंगे सर 180 से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और कम किससे होता है? तो 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये वृहत कोण के लिए एक स्टेटमेंट हो गया। अगली बात करें हम लोग कि भाई ये एग्जाम में सीधा पूछ सकता है ना, इस प्रकार का जो बनाने वाला है वो। इसके बाद में आपके पास का डायग्राम की बात करें तो डायग्राम हम लोग एक इस प्रकार से चित्र बनाओ, ये दोनों कोण इस प्रकार से और ये पूरा घूम करके ऐसे आएगा। तो ये प्रतिवर्ती कोण का चित्र है। और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आप कहीं से भी ले सकते हो। आप यहाँ से 181 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण ही है 80 नहीं 181, ठीक है, 200 डिग्री, 240 डिग्री, ये 240 डिग्री एक बार पूछ चुका है। ठीक है, और 356 डिग्री, है ना, खाली 360 नहीं होना चाहिए, 356 डिग्री। तो जो ये सब के सब किसके उदाहरण है? प्रतिवर्ती कोण के उदाहरण है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल। चलो लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले कंसेप्ट की ओर, है ना। प्रश्न तो बात की बात है, इससे कम ये कट रहा है ना। चलिएगा, हाँ, इसके बाद में आगे आपका लास्ट जो पोर्शन रहता है इसका संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण
या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग संपूर्ण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, या इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब एक ऐसा कोण, बोलो क्या? एक ऐसा कोण जो 360 डिग्री का होगा वो कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि 360 डिग्री माप का कोण, माप का कोण, 360 डिग्री माप का कोण पूर्ण कोण, पूर्ण कोण कहलाता है। ठीक है, कौन सा कोण कहलाएगा? तो पूर्ण कोण कहलाता है। क्लियर है? रही बात अब डायग्राम की, तो डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम किस प्रकार से, हाँ, मान लो एक लाइन जा रही थी और पूरी लाइन, अगली लाइन ने पूरा घूम करके वापस से यहीं पर वापस से गई, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास में? ठीक है, तो ये डायग्राम जो है वो 360 डिग्री का माप जो कोण है वो आपका पूर्ण कोण का चित्र हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? पूर्ण कोण का डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको एक पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया होगा कि हमने कोण क्या क्या होते हैं इसको देखा था। तो हमने आज बात करी है कि एक सबसे पहले क्या बात करी थी, फटाफट देख लीजिएगा। रेखाओं के प्रकार की बात करें तो रेखाएं दो प्रकार की, सरल रेखा और वक्र रेखा। फिर बात करें तो समांतर रेखाएं, दो बराबर लाइनें होगी समांतर, लंबवत रेखाएं, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद हमने बात करी थी संगामी, जब 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं एक बिंदु पर मिलेगी तो संगामी रेखाएं होती है। फिर उसके बाद करी है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब जब दो रेखाएं कटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। उसके बाद में तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब हो गया कि जब दो या अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा काटती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर है? उसके बाद में आता है कोण। तो कोण कैसे कहते हैं, हमने बात करी है कि दो रेखाओं के मध्य का जो घुमाव होता है, या प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के मध्य का घुमाव जो होता है वो क्या कहलाएगा? आपका कोण कहलाएगा। उसके बाद में कोणों के प्रकार, मापने के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहद कोण और पूर्ण कोण। दूसरा होता है रेखाओं के मिलने के आधार पर, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमने बात करी थी न्यून कोण, तो 90 डिग्री से कम वाला माप जो 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम माप का कोण न्यून कोण। अगला समकोण, 90 डिग्री के माप का जो कोण होता है वह समकोण हो गया। ठीक है, उसके बाद में अधिक कोण, वह कोण जिसका माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, वो अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में होता है सरल कोण। सरल कोण का मतलब हो गया कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, सरल कोण हो। ठीक है, उसके बाद में आता है वृहद या प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से 360 डिग्री से कम हो, है ना, वृहद कोण हो गया। और उसके बाद में आता है आपका संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण या पूर्ण कोण, तो क्या हो जाएगा? बोलो ऐसा कोण जिसका माप जो है वो कितना हो? 360 डिग्री हो, तो पूर्ण या संपूर्ण कोण कहलाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे रेखाओं के मिलने या कटने के आधार पर कोणों के प्रकार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।